Hi student, I have this new chapter for you. This is for students of class 9th. This is unit 2 in your books. This is a prose. The name of this chapter is A Dog Named Duke. It is written by William D. Ellis. बेसिकली ये चैप्टर किसके बारे में है, हमें टाइटल से ही पता लग जाता है. इट इज अबाउट अ डॉग जिसका नाम है ड्यूक. और ये जो कहानी है, इट इज अ टचिंग स्टोरी ऑफ द बॉन्डिंग बिटवीन एन एनिमल एंड मैन. ये जो एनिमल है ये एक डॉग है, आप देख सकते हैं ये डोबरमैन डॉग है. इसका नाम है ड्यूक. ड्यूक की और उसके मास्टर की कहानी है यहाँ पर, और बहुत ही टचिंग कहानी है. क्या रिलेशन है ड्यूक का अपने मास्टर के साथ और वो क्या करता है उसके लिए, ये चीज यहाँ पर बताई गई है. एंड दिस स्टोरी अफर्म्स द सेइंग दैट डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड. ये कहावत है, कहा जाता है कि जो डॉग होता है वो मैन का बेस्ट फ्रेंड है, सबसे अच्छा सबसे लॉयल फ्रेंड माना जाता है. और कैसे इस सेइंग को इस चैप्टर में आप देखेंगे कि हाँ सच में ये जो कहावत है ये सही है. ये स्टोरी पढ़ के आपको ऐसा लगेगा. Now with this let us begin this chapter. First of all I'll tell you the topics. हम इस chapter में क्या क्या cover करेंगे. I'll tell you about the author William Ellis. Then I'll give you an introduction of the lesson. Then it will be followed by the lesson and its explanation. Then I'll give you a summary and then we'll cover the question and answers. So let us begin. The author William D. Ellis. He was born in Massachusetts in USA. The years when he was active, यानी कि कब born हुए और कब इनकी death हुई, these are not known. ये चीज नहीं पता है. He began writing at the age of 12. ये 12 साल की उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था. Ellis' famous work is his trilogy of novels. Trilogy क्या होती है? 3 novels का set of 3 books. तो विलियम डी एलिस की सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा मशहूर जो वर्क है वो है सेट ऑफ 3 बुक्स जिनका नाम है बाउंटी लैंड्स, जॉनथन ब्लेयर बाउंटी लैंड्स लॉयर, द ब्रुक्स लेजेंड. तो ये जो 3 किताबें हैं, पहली है बाउंटी लैंड्स, दूसरी है जॉनथन ब्लेयर बाउंटी लैंड्स लॉयर और थर्ड बुक है द ब्रुक्स लेजेंड. ये एक सीरीज है, एक ट्रिलॉजी है 3 किताबों की, और ये इनकी सबसे ज्यादा मशहूर राइटिंग है. The trilogy itself eventually earned him a Pulitzer Prize nomination. This is the Pulitzer Prize. What is this Pulitzer Prize? It is an award for achievement in newspaper, magazine and online journalism, literature and musical composition in the United States of America. ये जो अवार्ड है पुलिट्जर प्राइज, ये यूएसए में दिया जाता है फॉर अचीवमेंट्स इन दीज कैटेगरीज: न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड म्यूजिकल कॉम्पोजिशन. इट इज एडमिनिस्टर्ड, यानी कि इट इज गिवन बाय द कोलंबिया यूनिवर्सिटी विच इज इन न्यूयॉर्क सिटी. न्यूयॉर्क सिटी में जो स्थित कोलंबिया यूनिवर्सिटी है वो ये अवार्ड पुलिट्जर प्राइज देती है. और विलियम की जो ट्रिलॉजी थी उसको भी नॉमिनेट किया गया था, यानी कि नेम किया गया था फॉर दिस अवार्ड. द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेकरिंग थीम मीन्स रिपीटिंग थीम इन हिज वर्क्स इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्वाइवल. ट्रायम्फ मीन्स विक्ट्री, जीत, विजय. तो विलियम डी एलिस की जितनी भी किताबें हैं, जितनी भी राइटिंग्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा क्या प्रोमिनेंट चीज है जो देखने को मिलती है कि कैसे एक इंसान अपनी मुश्किलों को पार करके वो दोबारा से उनसे सरवाइव करके जीता है और उन पर विजय पाता है. नाउ लेट अस हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लेसन, अ डॉग नेम्ड ड्यूक. द स्टोरी इज अबाउट द बॉन्ड बिटवीन अ मैन, चक हूपर, एंड हिज पेट डॉग नेम्ड ड्यूक. ये जो कहानी है इसमें 2 किरदार हैं सबसे इंपॉर्टेंट. एक तो है एक आदमी जिसका नाम है चक हूपर और उसका पेट डॉग जिसका नाम है ड्यूक. Chuck is a strong athletic man working as a sales manager. Chuck क्या है? He is very strong. He has an athletic build. वो एक एथलीट है, एक प्लेयर है, और साथ ही साथ वो सेल्स मैनेजर की नौकरी भी करता है एक कंपनी में.
ही वॉज अ फुटबॉल प्लेयर एट द यूनिवर्सिटी। चक हूपर जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तब वो एक फुटबॉल प्लेयर था, वो यूनिवर्सिटी की फुटबॉल टीम में खेलता था। He gets disabled due to a car accident, but eventually recovers due to his pet dog. अब ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में चक का एक एक्सीडेंट हो जाता है, कार एक्सीडेंट, और उसकी वजह से उसकी बॉडी डिसेबल्ड हो जाती है, और कैसे उसका जो पेट डॉग ड्यूक है वो उसकी मदद करता है ठीक होने में, ये हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। Duke's dedication depicts the sincerity of an animal towards its master. अब इस कहानी में हमें पता लगेगा कि ये जो ड्यूक है ये एक डॉग है, लेकिन फिर भी वो इतना सिंसियर है, इतना सच्चा है अपने मास्टर के लिए, अपने मालिक के लिए। It tells us that even animals feel they are responsible towards their owner and reciprocate affection. इस कहानी से हमें पता लगता है कि जानवरों को भी फील होता है, वो भी फीलिंग्स रखते हैं और उन्हें भी किसी का बिहेवियर पता चलता है और वो ये चीज समझ सकते हैं कि कौन किस हालत में है, और साथ ही साथ वो अपने मालिक की तरफ बहुत ज्यादा जिम्मेदारी फील करते हैं। अगर उनके मालिक को कोई प्रॉब्लम है तो वो उसे अपनी प्रॉब्लम समझ के उसे सॉल्व करते हैं, एंड अगर आप उनके साथ प्यार से बिहेव करो तो वो भी आपको प्यार करते हैं। सो वी मस्ट बी काइंड, लविंग एंड सिंसियर टुवर्ड्स आवर पेट्स। इस लेसन से हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी अपने पालतू जानवरों की तरफ और बाकी सब जानवरों की तरफ प्यार की भावना रखनी चाहिए और उनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। उन्हें भी एक सोल समझ के उनके साथ भी काइंडनेस और लव और अफेक्शन के साथ बिहेव करना चाहिए। Now let us begin the chapter. First of all, the writer gives us an introduction of Duke, about the dog Duke. He tells us that Duke was a rough-playing Doberman Pinscher, 4-year-old, 23 kilos. अब ये ड्यूक की फिजिकल अपीयरेंस है, वो डोबरमैन एक डॉग की ब्रीड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है डोबरमैन पिंस्टर। ड्यूक इज ऑल्सो अ डोबरमैन पिंस्टर डॉग। वो 4 साल की उम्र का है एंड इट वेज 23 किलोस। हिज कोट वॉज रेड विद अ फॉन वेस्ट। अब कोट क्या है? ये जो डॉग की ऊपर की स्किन है उसको कोट कहते हैं, the upper skin of this dog. So the writer says that his coat was red in color with a fawn vest. Vest क्या है? जो चेस्ट का उसका इनर पार्ट है बॉडी का, इनर चेस्ट, that is the vest and it is fawn. Fawn is a color जिसे हम कह सकते हैं लाइट ब्राउन कलर, हल्के से ब्राउन कलर की उसकी इनसाइड बॉडी है। तो हमने देखा है ज्यादातर डॉग्स की जो स्किन होती है उसका कलर शेडेड होता है, वो वेरी करता है। तो ऐसे ही ये जो ड्यूक है इसकी बाहर की स्किन रेड कलर की है और उसकी अंदर की जो चेस्ट की स्किन है वो लाइट ब्राउन कलर की है। Chuck Hooper had doubts at first about buying him because his wife Marcy was not really a dog lover. अब चक हुपर इस डॉग ड्यूक को खरीदना चाहता था, लेकिन वो श्योर नहीं था, डाउट्स थे उसके मन में कि वो इसको खरीदेगा या नहीं, क्योंकि उसकी वाइफ मार्सी है, उसको डॉग्स पसंद नहीं। She is a tiny blonde. Pomeranian was her idea of the right size dog for a colonial house on a small plot. अब आप यहाँ देख सकते हैं ये जो फीमेल है ये मार्सी नहीं है, पर ये एक ब्लॉन्ड है। ब्लॉन्ड क्या होती है? एक वेस्टर्न कंट्री की फीमेल जिसके बाल गोल्डन कलर के होते हैं उसे ब्लॉन्ड कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके बाल गोल्डन कलर के हैं, सो शी इज अ ब्लॉन्ड। ऐसे ही मार्सी के भी बाल गोल्डन कलर के थे, शी वॉज अ ब्लॉन्ड। और वो क्या सोचती थी कि जैसा इनका घर है, इट वॉज अ कॉलोनियल हाउस ऑन अ स्मॉल प्लॉट, इट वॉज अ स्मॉल हाउस, छोटा सा घर था चक हुपर का। अब ये जो कॉलोनियल हाउसेस होते हैं ये एक फिक्स्ड पैटर्न होता है, स्ट्रक्चर होता है घर का, जिसे कॉलोनियल हाउस कहा जाता है। इस स्ट्रक्चर में ग्राउंड फ्लोर पे किचन होती है, एक हॉल होता है, एक डाइनिंग रूम होता है, और जो बेडरूम्स होते हैं वो जनरली घर के फर्स्ट फ्लोर पर होते हैं। और उसकी वाइफ ये सोचती थी कि इतने छोटे घर के लिए ऐसा डॉग जिसको कहते हैं पोमेरियन ब्रीड, ये भी एक ब्रीड है डॉग्स की,
तो मार्सी का ये मानना था कि उनके छोटे से घर के लिए ऐसा पोमेरियन डॉग सही रहेगा। तो ऐसा कॉलोनियल हाउस था चक का और मार्सी का, और मार्सी के हिसाब से इनका जो ये छोटा सा कॉलोनियल घर था, यहाँ पर अगर उन्हें डॉग रखना भी था तो ऐसा छोटा सा पोमेरियन ब्रीड का डॉग बेस्ट सूटेबल था उनके घर के लिए। और वो ये सोचती थी दैट दिस ड्यूक नीडेड अ हेक्टेयर। हेक्टेयर मीन्स अ वेरी लार्ज स्पेस ऑफ लैंड, बहुत ही बड़ी जगह, जैसे कि कोई फार्म्स होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं जिनका मेजरमेंट हेक्टेयर्स में होता है। हेक्टेयर इज अ मेजर ऑफ स्पेस, एरिया। तो मार्सी का ये मानना था कि ये जो ड्यूक है ये एक डोबरमैन ब्रीड का डॉग है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही फेरोशियस है, तो ये इनके छोटे से कॉलोनियल घर में फिट नहीं आएगा। दिस इज नॉट सुटेबल फॉर हिम। ही नीड्स अ बिग स्पेस लाइक अ फार्म विच इज इन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। Chuck visited Duke at the kennel several times before he made up his mind. Made up his mind means उसने decide किया। तो ये जो kennel था, kennel is a place where dogs are kept. So Chuck visited this kennel where Duke lived many times because Chuck was interested. Chuck wanted to buy this dog, but he was not sure because Marcy did not believe in buying such a big dog. After about 3 months, he decided he had to have the big Doberman. तो चक ने 3 महीने लगाए ये फैसला करने में कि उसने फाइनली इतने बड़े डॉग को खरीदना है। And he made up his mind. He decided that he will buy Duke. Duke's appeal for Chuck was his rambunctiousness. तो चक को ड्यूक में क्या पसंद था? अपील का मीनिंग है अट्रैक्शन एंड रम्बक्चसनेस मीन्स डिफिकल्ट टू कंट्रोल और हैंडल। तो ऐसी क्या बात थी ड्यूक में जिसकी वजह से चक उसे खरीदना चाहता था? What was so attractive in Duke that Chuck wanted to buy such a huge dog? Duke was very difficult to control and handle because he was a very big dog, and this thing was the thing that made Chuck attract towards Duke, and that is why Chuck bought this dog. It took a long time before Marcy was more than polite to the dog. अब मार्सी को तो इनिशियली ही नहीं पसंद था कि इतना बड़ा डॉग खरीदा जाए, और इसलिए Marcy took a long time before she was more than polite. Polite means kind to the dog. यानी कि मार्सी ने बहुत ज्यादा वक्त लगाया उस डॉग के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करने में, उसको लाइक करने में, बिकॉज शी डिड नॉट अप्रूव, शी वॉज नॉट अ डॉग लवर। उसको कुत्ते पसंद ही नहीं थे, और फिर उसे ये नहीं पसंद था कि वो इतना बड़ा डॉग खरीदें क्योंकि उनका घर छोटा सा है। और फिर भी जब चक ने ये डॉग को खरीद ही लिया तो मार्सी को बहुत वक्त लगा उसके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बनाने में। नाउ लेट अस बिगिन द चैप्टर अ डॉग नेम्ड ड्यूक। In 1953, Hooper was a favored young man. अब ये जो स्टोरी है ये 1953 ईयर की है। This is the year about which the writer has written this story. इस साल में वो कह रहे हैं that Hooper was a favored young man. Favored means preferred. तो यहाँ पर favored से ऑथर ये कहना चाहते हैं कि Hooper ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाया था। He had many things. He had a job, he had been a football player, so he had achieved so many things which show that he was a worthy man. He was capable of doing many things, and that is why he was favored young man. A big genuine grin civilized his highly competitive nature. Grin means smile and civilized means improved, and genuine means true, सच्चा. So the writer says that Chuck was very competitive in nature. यानी कि उसके जो एक्सप्रेशंस थे वो थोड़े रूड थे, थोड़े ड्राई थे, क्योंकि वो बहुत कंपेटिटिव था। वो किसी को भी अच्छा काम करता हुआ देखता था तो वो उसके साथ compete करने लग जाता था। दिस इज अ गुड नेचर, लेकिन उस वजह से आपके जो एक्सप्रेशंस है, आपका जो माइंड है थोड़ा रूड हो जाता है, क्योंकि आप हर इंसान को कंपटीशन करने की नजर से देखते हैं। लेकिन
ऑथर ये कहते हैं कि वो हर वक्त स्माइल करता रहता था और उस वजह से उसकी ये जो रूडनेस है ये थोड़ी सी कम दिखती थी, कम हाईलाइट होती थी और उसके जो एक्सप्रेशंस है वो थोड़े इम्प्रूव हो जाते थे बिकॉज ही केप्ट ऑन स्माइलिंग. Standing 6'1", he had played on the university football team. So Chuck was 6'1" tall. He was very tall, and he was also in the university football team. He was a football player. He was already a hard-charging zone sales manager for a chemical company. Everything was going for him. Now, hard-charging means he was very aggressive, determined, and ambitious. तो एक तो चक फुटबॉल प्लेयर था और दूसरा वो एक बहुत ही एम्बिशियस, बहुत ही डिटर्मिन्ड और बहुत ही अच्छे से काम करने वाला जोन सेल्स मैनेजर था एक केमिकल कंपनी में. जोन सेल्स मैनेजर मींस एक पूरा जोन था उसके अंडर जिसको वो ओवरलुक करता था एंड ही वाज वर्किंग एज अ सेल्स मैनेजर. एवरीथिंग वाज गोइंग फॉर हिम. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय गोइंग फॉर हिम? सब कुछ उसके लिए बहुत अच्छा था. He had everything that a man needs. जो कुछ एक आदमी को चाहिए होता है सब कुछ चक के पास था. क्या कुछ था उसके पास? He was tall, he was well built, he had a job, he had been a football player. He had a house, he had a wife. So he was a successful young man. He had everything that a man needs in his life. So everything was going for him. Then, when he was driving home one autumn twilight, a car pulled out in front of him without warning. अब एक शाम की बात है, ऑटम का सीजन है. ऑटम इज द सीजन आफ्टर समर एंड बिफोर विंटर. तो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो मंथ्स होते हैं अक्टूबर के और नवंबर के, तब होता है ऑटम का सीजन. और इसी ऑटम के सीजन में ट्वाइलाइट का समय था. ट्वाइलाइट कब होती है? इट इज सेमी डार्कनेस. जब शाम से रात हो रही होती है तो ना शाम होती है पूरी ना रात होती है पूरी. विजिबिलिटी बहुत पुअर हो जाती है. तो वो टाइम था जब ऑल ऑफ अ सडन अ कार पुल्ड आउट इन फ्रंट ऑफ हिम. पुल्ड आउट मीन्स इट अपीयर्ड ऑल ऑफ अ सडन विदाउट वार्निंग. वार्निंग मीन्स सिग्नल और नोटिस. यहाँ पे आप देख सकते हैं चक जा रहा था अपनी कार में एंड ऑल ऑफ अ सडन अ कार अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम एंड देयर वाज नो सिग्नल, नो नोटिस, नो हॉर्न और एकदम से ये कार उसके रास्ते में आ गई और चक का एक्सीडेंट हो गया. नाउ दिस इज द एक्सीडेंट विच चेंज्ड चक्स लाइफ.